हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नई शुरुआत चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विनिर्माण और उद्योग, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे विकास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आज हम बात करेंगे आपके विकास की, हमारे विकास की और प्यारे इंडिया के विकास के बारे में। किस प्रकार हम इसका विकास कर सकते हैं अपना। देखिए, क्योंकि हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, उद्योग किस प्रकार हम उद्योग को खोल सकते हैं, किस प्रकार हम अपना लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। आपने सुना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अमेजॉन कंपनी के बारे में। वो उसका मालिक कहाँ पे है? अमेरिका में है। और डियर फ्रेंड्स, वो राज कहाँ करती है? हमारे भारत में। कितने लोग अमेजॉन से सामान मंगवाते हैं। किस प्रकार उसने भरोसा जीता। हम तो देखते हैं कि हम एक अपने क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच में एक छोटा सा व्यापार करने में, एक छोटा सा उद्योग खोलने में डरते हैं। कैसे, क्या ये उद्योग चलेगा, क्या ये व्यापार हमारा चलेगा, क्या हम इसमें सक्सेस होंगे या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम इतने पास का भरोसा नहीं जीत सकते हैं, और वो डियर फ्रेंड्स भारत जैसे बहुत सारे देशों में अमेजॉन कंपनी राज कर रही है, तो सोचिए क्या बात है उसमें, कितना माइंड होगा, क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, आपने उसकी एक पॉलिसी देखी होगी, क्या? रिटर्न पॉलिसी, जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा क्या दिलाती है? भरोसा दिलाने का काम करती है। लोगों को लगता है कि अक्सर लोग डरते हैं कोई नई चीज़, नई जगह से सामान खरीदने में। किस में कि क्या पता ख़राब निकला तो क्या हम अमेरिका जाएंगे। तो यही बात आप उसकी ध्यान रखना। यहाँ पे हम देखते हैं दुकान वाले, हम एक चीज़ ख़राब निकल जाती है तो बोल देते हैं हम नहीं रिटर्न करने वाले, लेकिन वो रिटर्न पॉलिसी देता है और वो कभी अब लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं चाहता है। वो यदि कोई चीज़ ख़राब निकल जाती है तो आसानी से वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि हम नहीं बदलेंगे। यदि एक बार वो ऐसा बोल देना तो कोई उसका सामान नहीं खरीदेगा, सीधे बंद कर देगा। लेकिन उस लोगों का भरोसा इसी में होता है कि क्या करना, ख़राब निकलेगी तो रिटर्न तो सामान हो जाता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती हमें, और वो आसानी से रिटर्न कर लेता। और यदि ये ना करे वो, तो उसकी कंपनी कभी चल ही नहीं पाएगी। वो यदि जो बोलता है, मतलब कि जो विक्रेताओं के साथ में जो उसमें क्वालिटी बताई जाती है, वही क्वालिटी देने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है? लोगों का भरोसा बढ़ता है कि नहीं, वो चीज़ ख़राब नहीं हो सकती, वो चीज़ व्यक्ति ख़राब नहीं है। सबसे पहले नंबर होता है बिजनेस में भरोसा जीतना। यदि इंसान ने भरोसा जीत लिया कि क्या वो छोटा सा बच्चा हो या फिर बड़े हो, हमें सबको एक साथ सामान देना चाहिए। कभी भी यदि एक बार एक व्यक्ति का भरोसा हमने तोड़ दिया तो वो पता नहीं 10 से बताएगा, और 10 से बताएगा तो 10 के मन में यदि वो कहेगा ये पागल भी है, तो फिर भी संदेह तो आएगा ही कि पता नहीं वाकई में इसका सामान सही आता है कि नहीं आता है। इसीलिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है, यदि बिजनेस चलाना है तो लोगों का विश्वास और भरोसा जीतिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसमें बस नहीं, पॉलिटिक्स हो या कुछ भी चीज़ हो, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। लोगों का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखिए। तो देखिए, हम देखते हैं अभी इस सब के बारे में बात करेंगे, और भी टॉपिक हैं कि किस प्रकार हम उद्योगों को खोल करके किस प्रकार अपनी लाइफ को पॉसिबल, ये विनिर्माण जो शब्द है इसने किस प्रकार हमारी लाइफ को इजी बना दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, विनिर्माण मतलब होता है कच्चे पदार्थ से, मतलब जो कृषि वगैरह से जो चीज़ें मिलती हैं वो कच्चे पदार्थ हुए, और उससे कोई नई चीज़, उत्पाद, मूल्यवान चीज़ का निर्माण करना, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करना मूल्यवान, उसी को हम विनिर्माण कहते हैं। देखिए, यह लिखा हुआ है, जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में बनाकर अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। मतलब कच्चे माल से मूल्यवान उत्पादन में बदल देना, ठीक है ना, उत्पाद बना देना, उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? विनिर्माण कहेंगे। आप अपने अनुसार लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व तो पूछिए ही ना, क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप ही जानते हैं ये सबसे पहले आर्थिक विकास में
इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये हमारे देश विदेश में हम इसका निर्माण करके नई नई चीज़ों को बना करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट, ठीक है ना। आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हम मानते हैं ये हमारी कमी है, लेकिन डियर फ्रेंड्स क्या इस कमजोरी को हम अपनी ताकत नहीं बना सकते? हमारे यहाँ सस्ता श्रम भी तो मिल जाएगा, हम ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं और हमें सस्ता श्रम की मिलने की वजह से सबके माइंड में यूज करिए ना, जो इतनी सारी जनसंख्या है, क्यों उसकी कमजोरी एक ही चीज़ गाते रहते हैं, जनसंख्या वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा भारत, और कुछ नहीं ना। लेकिन ठीक है, कंट्रोल करिए हो सके तो, लेकिन डियर फ्रेंड्स साथ ही जो हैं उनको तो रहने दीजिए और आराम से उसका ताकत बनाइए, अपनी कमजोरी को किया जा सकता है। यहाँ पे सस्ता श्रम मिलता है ना। इसके बाद देखिए ये विनिर्माण ने क्या भूमिका अदा की है। एक तो आर्थिक विकास में इम्पॉर्टेंट है, दूसरी कृषि निर्भरता को कम करता है। हम देखते हैं भारत में 50% जनसंख्या किस पर निर्भर है डियर फ्रेंड्स? कृषि पर निर्भर है। अब कृषि और जनसंख्या और बढ़ती जा रही है तो कृषि में इतना काम भी नहीं है, इसके बाद भी वहीं लगी है। क्या करें, काम तो 2 जन का है, हमने लेसन में एक पढ़ा था, काम तो 2 जन का है, लेकिन यहाँ पे अब 4 बच्चे इनके हो गए हैं तो वो भी इनका हाथ यहीं बटाएंगे, कोई काम ही नहीं है। तो ये अल्प बेरोजगारी होती है ना। तो इससे यदि ये उद्योग धंधे खुल जाते हैं तो इससे कृषि की निर्भरता जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे और द्वितीयक क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? विनिर्माण। और कृषि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। और कृषि से उत्पादित चीज़ों से द्वितीयक क्षेत्र में जाता है, मतलब उद्योगों में, और उद्योग से परिवहन के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसको तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर? मतलब कृषि प्राथमिक क्षेत्र, कृषि से चीज़ों को उद्योगों में पहुंचाया गया तो उद्योग द्वितीयक क्षेत्र, और उद्योगों से लोगों तक पहुंचाया गया वो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कृषि को आधुनिक करने में भी विनिर्माण का महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो देखिए हमने क्या देखा फ्रेंड्स, आर्थिक विकास, कृषि से निर्भरता कम हुई, द्वितीय क्षेत्र में बढ़ी, और कृषि की आधुनिकता को बढ़ावा मिला। मतलब कि आधुनिक अब कृषि डियर फ्रेंड्स ये नहीं है कि अब लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है। अब कृषि में भी हम देखते हैं बहुत सारे औजार टूल्स वगैरह आ गए हैं। जैसे हम देखते हैं जुताई के काम पे अब हम देखते हैं ट्रैक्टर से हो जाती है, हार्वेस्टिंग होती है, थ्रेसिंग होती है। तो ये सब आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है इसी विनिर्माण के कारण। यदि जैसे हम देखते हैं लोहा तो हमें कहाँ मिल जाता है, लोहा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, लेकिन हम देखते हैं लोहे से क्या बनाया जाता है? ट्रैक्टर। अब इस ट्रैक्टर ने क्या कर दिया है? कृषि को आधुनिकता में की ओर मूव कर दिया है, हार्वेस्टर, है ना। तो ये किसकी देन है? हमारे विनिर्माण की देन है, जिसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया है? बहुत ही इजी बना दिया है, सरल बना दिया है। देखिए इससे क्या हो सकता है, आप ही बताइए। गरीबी उन्मूलन में मदद मिलती है। अब जैसे ही हम चीज़ों का निर्माण करेंगे, नई नई चीज़ें बनाएंगे, दूसरे देशों में बेचेंगे, अपने देश में बेचेंगे, तो लोगों की गरीबी का तो जाएगी ही ना, क्यों नहीं जाएगी। और अमीरी का आगमन होगा, गरीबी का स्थानांतरण होगा, देश में संपन्नता आएगी। जब सभी व्यक्ति डियर फ्रेंड्स काम करेंगे, रोजगार मिलेगा, तो देश में संपन्नता आना स्वाभाविक है। ये रहा हमारा विनिर्माण का महत्व। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखिए आप अपने मन से भी लिखिए, और भी टॉपिक आप जोड़ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास में मदद मिली, कृषि से निर्भरता कम हुई, द्वितीय क्षेत्र में बढ़ी, आधुनिकता करने में, गरीबी उन्मूलन में मदद करने में, देश में संपन्नता। जैसे ही आर्थिक विकास हुआ तो कृषि से निर्भरता कम हुई, आधुनिकता की ओर बढ़े, गरीबी उन्मूलन, जैसे ही आधुनिकता की ओर बढ़े तो फिर क्या हुआ? गरीबी को कम किया गया, और जैसे ही गरीबी कम हुई तो देश में संपन्नता का आना तो स्वाभाविक था। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि भारत में अभी विनिर्माण का कितना महत्व है, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद में, जीडीपी में उद्योगों का कुल शेयर कितना है डियर फ्रेंड्स? 27% मिलता है हमें उद्योग कुल शेयर, जिसमें कि इसमें इस 27% में से डियर फ्रेंड्स 10% खनन से प्राप्त होता है। बिजली और गैस से खनन से 10% बिजली और गैस से आता है, और 17% भी निर्माण से प्राप्त होता है हमारे देश में।
कुल शेयर जो जीडीपी है, जो जो हमारे देश में इनकम होती है, वो डियर फ्रेंड 17% विनिर्माण से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद भारत सरकार ने इसके लिए क्या कार्य किया है, विनिर्माण के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई गई हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी भारत सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये विनिर्माण काउंसिल का गठन किया, ताकि इस काउंसिल से क्या होगा, एनएमसीसी है जो इसका गठन किया, ताकि सही नीतियां बनाई जा सकें उद्योगों के लिए, सही ढंग से उद्योग धंधे चल सके, उनका विकास हो सके। इसीलिए कौन सी डियर फ्रेंड्स इसने काउंसिल का गठन किया, एनएमसीसी, मैन्युफैक्चरिंग काउंसिलिंग। देखिए फ्रेंड्स, क्या उद्योग सभी जगह खोले जा सकते हैं? क्या उसके लिए भी कोई परिस्थिति होनी चाहिए, आसपास का वातावरण होना चाहिए? तो आप बताना, हम कुछ स्थिति बताएंगे डियर फ्रेंड्स, कोई भी उद्योग को फलने फूलने के लिए किस प्रकार वहाँ पे कौन सा उद्योग कहाँ खोला जा सकता है तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए कुछ स्थिति के बारे में, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या कौन सा उद्योग आपके वहाँ फल फूल सकता है, और मेरे यहाँ पे कौन सा उद्योग सही रहेगा मैं भी बताऊँगी। कमेंट बॉक्स बना हुआ है। चलिए देखते हैं उद्योगों की अवस्थिति। तो डियर फ्रेंड्स, कोई भी उद्योग को खोलने के लिए कुछ स्थितियां हैं, देखिए इसके बारे में जिक्र करते हैं अपन। एक तो वहाँ पे जहाँ पे जो उद्योग खोला जा रहा है वहाँ पे कच्चा माल भरपूर मात्रा में आसपास होना चाहिए, तो वो वहाँ पे उद्योग चलेगा। ये नहीं कि हमने डियर फ्रेंड्स उद्योग खोल लिया केरल में और माल मंगवा रहे हैं, कच्चा माल कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, तब तो हो गया काम। मतलब फिर बाद में परिवहन में आपको बहुत ज़्यादा लागत लगने वाली है, उतनी ज़्यादा लागत लगेगी तो फिर, और हम देखते हैं लागत ज़्यादा लगेगी और हमें इनकम कम होगी, तो फिर क्या मतलब खोलने का। तो आज हम इससे अच्छा वहीं पे खोलते ना जहाँ पे हमको माल मिलना है, कच्चा माल मतलब कि जिससे हमें चीज़ बनाना है। जैसे गेहूं से हम बिस्किट बनाते हैं, तो आसपास गेहूं होगा तो ही ना हम बिस्किट का उद्योग आसपास खोलेंगे। कृषि प्रधान होगा तो देश। इसके बाद पूंजी होनी चाहिए। यदि आपके पास पूंजी है, पहले नंबर तो हर चीज़ में लागत लगती है। हमें जितना बड़ा सपना देखा है, हमें उतनी ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। जितनी बड़ी चीज़ खरीदनी है डियर फ्रेंड्स, तो उतनी ज़्यादा कीमत लगेगी। जैसे हमने सोचा कि हमें 95 प्लस स्कोर करना है, तो 95 प्लस स्कोर के तहत हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, है ना। उसी प्रकार पूंजी आपके पास होगी, या फिर आपके पास पूंजी नहीं है, आप बैंकिंग से उपलब्ध करवा सकते हो, उधार ले सकते हैं उसके अनुसार। इसके बाद देखिए बाजार, आसपास बाजार होना चाहिए। हमने डियर फ्रेंड्स उद्योग खोल लिया कहाँ पे, कन्याकुमारी पे। कन्याकुमारी कहाँ पड़ती है, हाँ, कन्याकुमारी में उद्योग खोला डियर फ्रेंड्स, और कश्मीर में जाकर के सामान को बेच रहे हैं, तो हमारी लागत ज़्यादा लग जाएगी, परिवहन व्यवस्था ज़्यादा लगेगी, वहाँ ले जाने में लाने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, है ना। और या फिर वो चीज़ फिर ज़्यादा ही अच्छी होनी चाहिए, या फिर ज़्यादा बिकाऊ होनी चाहिए। आजकल तो हाँ चलता है, लेकिन ज़्यादातर हमें बाज़ार देखना चाहिए आसपास। हमने जो चीज़ बनाई है वो बिकेगी कहाँ। ये नहीं कि हमने खोल तो लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाज़ार ही नहीं मिल पा रहा है। हमने चीज़ बना ली और लास्ट में कोई ले ही नहीं रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए। ऊर्जा के संसाधन होना चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं हर मशीन हम लाइट से चलती है, बिजली से चलती है, और कोयला ईंधन वगैरह होना चाहिए, है ना। तो ऊर्जा के संसाधन क्या वहाँ पे सूटेबल है, क्या वहाँ बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, क्या वहाँ पे हम देखते हैं आसपास कोयला के, यदि बिजली नहीं है तो कोयला वगैरह भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। जब ये सिचुएशन होगी तो ही हमें कोई उद्योग फल फूल सकता है। श्रम, आसपास ये तो नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगा श्रम मिल रहा है, जितनी हम चीज़ें उत्पादित नहीं कर पा रहे हैं, जितना हमें इनकम नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा हमारा लग रहा है उस उद्योग में। क्या वहाँ पे जो श्रम कार्यकर्ता लोग हैं वो मिल जाएंगे। ये नहीं कि वहाँ पे हम देखते हैं शहरों में उद्योग तो खुल रहे हैं, बहुत सारे उद्योग खुल रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं वहाँ पे सस्ता श्रम, इससे अच्छा तो ग्रामीण इलाके में सस्ता श्रम मिलेगा ना। यहाँ पे कोई काम करने वाले लोग फालतू नहीं है, सब काम कर रहे हैं। अब इनको डियर फ्रेंड जब यहाँ उद्योग में लगे हैं, जब इनको हम यहाँ दूसरी फैक्ट्री खोलेंगे तो ये हमारी फैक्ट्री में क्यों आएंगे।
ये तो डियर फ्रेंड्स ये पहले से ही लगे हुए हैं, जब इनको यहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा यहाँ तो ही आएंगे, वरना तो ये नहीं आने वाले। तो फिर तो हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ और हमारी लागत इस फैक्ट्री से जिसकी पैसा आने लगा है उस फैक्ट्री से ज़्यादा लग रहा है ना। तो ये सारी कंडीशन जहाँ पे अच्छी होंगी वहाँ पे उद्योग खोलना ज़्यादा सही रहेगा। बाकी फिर तो कंपटीशन का युग है, आगे लगाओ बाद में पाओ, है ना। तो डियर फ्रेंड्स अभी हमने कौन कौन से देखे उद्योग खोलने के लिए अवस्थिति। एक तो हमें कच्चा माल भरपूर मात्रा में मिलनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए, ऊर्जा के संसाधन होने चाहिए और श्रम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी उद्योगों के लिए एक कंडीशन, पांच कंडीशन होनी ही चाहिए। इसके बाद तो फ्रेंड्स आप वहाँ की सिचुएशन देख कर के अपने आसपास की बताइए कि वहाँ पे कौन सा उद्योग ज़्यादा फलेगा फूलेगा। हम अपने यहाँ की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो हमारे यहाँ की सिचुएशन के अनुसार यदि सोचें तो कौन सा उद्योग फूलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे फूड फैक्ट्री बिल्कुल राइट रहेगी। बिकॉज आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स हमारे यहाँ का एरिया है जो वो कृषि प्रधान एरिया है, इसलिए यहाँ पे कच्चा माल आसानी से पॉसिबल हो जाएगा, आसानी से हमें मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। सस्ता श्रम भी मिलेगा यहाँ पे। कोई यहाँ पे डियर फ्रेंड्स कोई आसपास फैक्ट्री नहीं है, लोगों को बेरोजगार तो वैसे ही हैं, तो वो सस्ते में आसानी से हमारे यहाँ काम करने आ जाएंगे। रही बात पूंजी की डियर फ्रेंड्स की पूंजी कहाँ मिलेगी, तो एक तो आप निजी उद्योग भी खोल सकते हैं और यहाँ पे सरकारी उद्योग भी खोला गया तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि उद्योग 3 प्रकार के उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो निजी उद्योग और कुछ सरकारी उद्योग और तीसरे होते हैं जो कि संयुक्त उद्योगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी उद्योग खुलवा सकते हैं। आप बोलेंगे सरकारी उद्योगों के लिए भी तो पूंजी लगेगी ना, कोई ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी। तो डियर फ्रेंड जीएसटी हर चीज़ में लगता है। हम देखते हैं हम साबुन लेते हैं, हम ये कर कहाँ जाते हैं, और सरकार योजना भी लाती है तो कहाँ से लाती है, पैसा देती है। तो डियर फ्रेंड्स हमने आप एक योजना पढ़ी थी सरकार की, कौन सी, पूंजी के लिए। हमने देखा था एक योजना जिसके तहत न्यू इंडिया का विकास करना। इसके तहत डियर फ्रेंड्स कुटी लाई गई सबको, और एक कुटी लाई गई, कुटी बनाई गई। तो डियर फ्रेंड्स क्या इन लोगों की जो कुटी बनाई गई हैं इससे इसकी जगह पे एक फैक्ट्री खुल जाती तो क्या डियर फ्रेंड्स इनकी एक कुटी बनती या फिर 2 बनती। क्यों, क्योंकि इनको रोज़गार मिलने लगता। आपने कुटी तो बना दी, क्या इनका जीवन भर का ठेका ले लिया। बस कुटी बस की ज़रूरत पड़ती है, खाने पीने की और भी ज़रूरत पड़ती है। और डियर फ्रेंड्स कुटी की जगह प्रोडक्शन भी होता, इस फैक्ट्री में हमारे देश का विकास होता। अभी तो आपने रखा रखाया पैसा दे दिया, अब मिलेगा कहाँ से। भारत हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा कर्जदार होते जा रहा है। क्यों आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आप रखा रखाया पैसा भीख की तरह दे रहे हैं, लोग और आलसी हो रहे हैं इससे। इसकी जगह एक फैक्ट्री खुलती तो क्या होता, यहाँ पे काम होता तो कुछ ना कुछ चीज़ बनती और फिर सेलिंग होती, उसको बिकती, तो फिर क्या होता, क्या हमें बाहर से चीज़ें आयात करने की ज़रूरत थी, नहीं, हम निर्यातक बनते, हम देने वाले बनते। और साथ में इन लोगों की ये सेल्फ कॉन्फिडेंस से साथ जीते कि नहीं हमने अपने स्वयं से बनाया है, और इनका समस्या ही सॉल्व हो जाती। तो इस प्रकार सरकारी उद्योग भी खोला जा सकता है। अब आगे आप ही बता सकते हैं ये योजना के तहत हमें तो डियर फ्रेंड्स कोई अच्छी नहीं लगी ये न्यू इंडिया की योजना, जो सरकार ने सीधे डायरेक्ट तौर पर पैसा दिया। इससे अच्छा आप वैसे भी पैसा दे सकते थे, लोगों को हेल्प करना चाहते थे तो पैसा करके दीजिए, आत्मसम्मान के साथ भीख मत दीजिए, उन्हें काम दीजिए, काम की ज़रूरत है, भीख की नहीं। देखिए हम किसी पार्टी विशेष का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट डियर फ्रेंड्स जो हकीकत है, जो हमें रियलाइज हुआ वो हम अपना एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। इसके तहत देखिए, इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए कुछ उद्योग शहर के निकट स्थित होते हैं जिनसे उद्योग के कई लाभ मिलते हैं। शहर के पास होने के कारण बाजार उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा शहर से कई सेवाएं भी मिल जाती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, श्रमिक, विशेषज्ञ, सलाहकार, सभी लोग वहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग पढ़ लिख लेते हैं और होशियार होते हैं, या फिर डियर फ्रेंड्स उनके पास पूंजी आ जाती है, वो शहर की ओर मूव कर जाते हैं। करना है तो आप यदि वाकई में सही हो गए हैं तो डियर फ्रेंड्स इतनी दम रखिए कि अपने गांव को ही शहर बनाइए ना। आपको शहर जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपका कोई भी नहीं है, है ना।
तो डियर फ्रेंड्स फिर तो हाँ प्रॉब्लम होगी, हमें स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी, स्कूल लाल तो हम सोचते हैं बैंकिंग की व्यवस्था, विशेषज्ञ सलाहकार नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो डियर फ्रेंड कोने कोने को हरा बनाइए ना। ज़रूरी नहीं है कि आप ही यहाँ से प्रॉब्लम से भाग जाना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। यदि प्रॉब्लम है तो उसका डियर फ्रेंड डट करके सामना कीजिए और हटाइए उस प्रॉब्लम को, जो आपको प्रॉब्लम है वो किसी और को ना हो, है ना। तो लोग नहीं, जैसे ही हो जाता है तो डायरेक्ट वहाँ पे मूव कर जाते हैं। मानते हैं यहाँ पे खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमारे शहर से अच्छा हमारा ग्रामीण इलाका है ना। वहाँ पे हम उसको ही आगे बढ़ा दीजिए। अपनी कमजोरी को डियर फ्रेंड्स कभी भी कमजोरी मत रहने दीजिए, ताकत बनाइए। आज़ादी के पहले समय ज़्यादातर डियर फ्रेंड्स और औद्योगिक इकाई बंदरगाह के निकट होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि डियर फ्रेंड्स इनको परिवहन ज़्यादा नहीं लगता था। और अंग्रेज लोग क्या करते थे, माल को उनको ले जाना होता था। कहाँ ले जाना होता था? इंग्लैंड वगैरह, है ना। तो वो लोग ज़्यादातर ऐसे स्थान पर उद्योग खोलते थे जहाँ पे नदियों के किनारे, फिर समुद्रों के किनारे, जिससे वो बंदरगाह के द्वारा आसानी से अपना माल को ले जा सकें। जैसे कोलकाता है, चेन्नई में आदि में ज़्यादा उद्योग मिलेंगे, मतलब किनारे किनारे पर। इसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्र जहाँ औद्योगिक शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित हुए, उनके चारों ओर डियर फ्रेंड्स ग्रामीण प्रदेश होते थे। अब ग्रामीण प्रदेश होते थे तो क्या होता था, कच्चा माल और श्रम की आसानी से उपलब्धता हो जाती थी, इसीलिए लोग यहाँ पे खोलते थे। तो यही बताया गया है कि हमें कोई भी उद्योग धंधा खोलना है तो कौन कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं उद्योगों के प्रकार की। तो इस लेसन में 5 प्रकार के उद्योग बताए गए हैं। वो कौन कौन से, जैसे हम बांट सकते हैं इनको कच्चे माल के आधार पर। अब कच्चे माल जो जिससे हम उद्योग कोई भी चलता है ना। तो जैसे इसको आधार पर हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक और कृषि आधारित उद्योग, जिसका आधार कृषि होता है, कृषि से कच्चा माल मिलता है तो वो उद्योग चलते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग हुए। दूसरा उद्योग खनिज आधारित उद्योग, जो कि डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं लोहा है ना, बॉक्साइट वगैरह, अभ्रक, इन सब से चलता है, वो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। तो ये किसके पार्ट हैं? कच्चा माल के आधार पर। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं पूंजी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक है लघु उद्योग और एक है बृहत उद्योग। जिसके पास ज़्यादा पूंजी है तो वो बृहत उद्योग खोल सकता है, जिसके पास नहीं है तो लघु उद्योग भी चलते रहते हैं। छोटे लेवल पर कुटीर उद्योग के बारे में आपने सुना ही होगा, है ना। तो पूंजी पर आधारित 2 प्रकार के। अब देखते हैं भूमिका पर आधारित उद्योग। भूमिका के आधार पर डियर फ्रेंड्स उसकी क्या भूमिका है, तो हमने देखा एक आधारभूत उद्योग होते हैं और दूसरे होते हैं उपभोक्ता उद्योग, ठीक है ना। आधारभूत मतलब जिसका आधार ही वो उद्योग हो, जिसके आधार पर दूसरे उद्योग भी चलते रहे, भूमिका के आधार पर, है ना। जैसे लोहा उद्योग, ईंधन खदान, इसके आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, अब स्वामित्व के आधार पर डियर फ्रेंड यहाँ पे 3 प्रकार के हमें उद्योग लिखना चाहिए था। स्वामित्व के आधार पर मतलब पूंजी के आधार पर डियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं स्वामित्व मतलब उसका मालिक कौन होगा, स्वामित्व किसके हाथों पे होगा। तो 2-3 प्रकार के उद्योग होते हैं। देखिए, एक निजी उद्योग होता है जो जिसका मालिक एक ही व्यक्ति होता है, स्वयं होता है, मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो खुले होते हैं। और दूसरा होता है सार्वजनिक उद्योग, मतलब जिसके मालिक मतलब लगभग सभी के लिए खुला होता है, वो सरकारी हो सकता है ऐसे उद्योग। और तीसरा उद्योग होता है संयुक्त उद्योग, जिसका मतलब कि सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के हाथ मिलाने से ही वो उद्योग खुलता है, उसको हम कहते हैं संयुक्त उद्योग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर डियर फ्रेंड्स की वो हल्का बड़ा कितना है, तो इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ हल्के उद्योग होते हैं तो कुछ भारी उद्योग होते हैं। जैसे हम देखते हैं भारी उद्योग में हम ला सकते हैं, जैसे जिसका वजन ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोहा उद्योग क्या है, भारी उद्योग में आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं बीड़ी फैक्ट्री या फिर कच्चे माल के जो फूड फैक्ट्री, ये क्या है, हल्के उद्योग होते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप बताइए हमने कौन कौन से उद्योग के प्रकार बताया अभी। कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के, कृषि आधारित और खनिज आधारित। पूंजी के आधार पर 2 प्रकार के, लघु उद्योग, बृहत उद्योग। तीसरा उद्योग स्वामित्व के आधार पर आधारभूत, उपभोक्ता आधारित।
और भूमिका के आधार पर था। अब स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और संयुक्त उद्योग दोनों को मिलाकर के बनाया गया। मात्रा के आधार पर दो प्रकार के, हल्के उद्योग और भारी उद्योग। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए उद्योगों के प्रकार, इसी को हम डिफाइन करेंगे। जो उद्योगों के प्रकार हमने देखा, कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार के देखे, तो दोनों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। देखिए उद्योगों के प्रकार, उद्योगों को हम कच्चे माल के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से? देखिए जैसे कृषि आधारित उद्योग होते हैं, दूसरे होते हैं खनिज आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जिन उद्योगों को कच्चा माल कृषि के द्वारा मिलता है। जैसे आपने कपास उद्योग, कपास देखा है, ऊन देखा है, जूट, सिल्क, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, इनको कृषि उद्योग, इनसे क्या बनाया जाता है? जैसे कपास से कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा उद्योग को कहाँ से मिलता है कच्चा माल? तो कपास से, जिसकी खेती की जाती है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। खनिज आधारित उद्योग, जिसको कच्चा माल, जिन उद्योगों को खनिजों से मिलता है उसको खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट है, लोहा है, पेट्रोकेमिकल्स है, एल्यूमिनियम आदि, ठीक है ना। तो चलिए डियर फ्रेंड्स एक एक से सभी के बारे में बात करते हैं। जैसे कपड़ा उद्योग के लिए कपास है, ऊन है, जूट है, इसकी कितनी मात्रा पाई जाती है भारत में, कितना ज़्यादा, कहाँ से कौन सा उद्योग चलता है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर खनिज आधारित उद्योग और सभी उद्योगों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए कपड़ा उद्योग के बारे में बात करते हैं। कपड़ा उद्योग भी डियर फ्रेंड्स कई प्रकार का होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है और भी अलग अलग है, इनके बारे में बात करेंगे। जूट है और हम देखते हैं नायलॉन वगैरह है, जो कि कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ हम देखते हैं कुछ केमिकल से बनाए होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत में कपड़ा की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये 14% कुल औद्योगिक उत्पादन का 14% कपड़ा उद्योग से प्राप्त होता है, ठीक है। रोजगार की बात करें तो ये सर्वाधिक रोजगार देता है। हम देखते हैं रोजगार की बात करें तो ये डियर फ्रेंड्स कपड़ा उद्योग में, तो ये कपड़ा उद्योग और उद्योगों से दूसरे नंबर पे आता है कपड़ा रोजगार देने में। 3.5 लाख लोग डियर फ्रेंड्स कपड़ा उद्योगों में रोजगार प्राप्त करते हैं। इसके बात करें डियर फ्रेंड्स, देखिए यह सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग का शेयर 4% है। यह भारत एक लौता उद्योग है जो वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर और संपूर्ण रूप से संपूर्ण है। अब बात हमने कपड़ा उद्योग के बारे में बात कर ली है। कौन कौन सी बात की हमने कपड़ा उद्योग के बारे में, जल्दी से बताइए डियर फ्रेंड्स। की औद्योगिक उत्पादन का 14% उद्योगों का कपड़ा उद्योग से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर रोजगार में आता है। यह 3.5 लाख लोगों को रोजगार देने वाला एकमात्र उद्योग है। यह यदि सकल घरेलू उत्पाद में कपड़ा उद्योग का शेयर की बात करें तो यह 4% है, शेयर प्राप्त होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 3-4 बात हमने बात की, 4 चीज़ के बारे में बात की हमने। इसके बाद देखिए अब सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने कपड़ा उद्योग मतलब सभी जो कपड़ा के अंतर्गत आते हैं, सूती वस्त्र हो या फिर जूट हो, ये सभी उद्योगों को मिलाकर के बात की है। देखिए सूती कपड़ा के बारे में, कपड़ा बनाने में तकली और हथकरघा का प्राचीन टाइम पे उपयोग किया जाता था। किसका? तकली और हथकरघा का, ये प्राचीन टाइम की बात है। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी आती है तो इसके लिए पावर लूम का इस्तेमाल किया जाने लगा। किसका? पावर लूम का, जिससे डियर फ्रेंड्स और अच्छे से कपड़ा सूती वस्त्र बनाया जाने लगा। वर्तमान में बात करें, अब ये तो प्राचीन टाइम की रही बात सूती वस्त्र के लिए डियर फ्रेंड्स, लेकिन अभी वर्तमान में बात करें इसकी, तो वर्तमान में 1600 सूती और सिंथेटिक कपड़े की मिलें हैं। कितनी? 1600, जिसमें कि डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर 1600 में से 80% मिलें ऐसी हैं जो प्राइवेट, निजीकरण है, मतलब स्वयं जिसका मालिक है, जो सरकारी नहीं है, तो निजी क्या है,
निजी फैक्ट्रियाँ या फिर उद्योग हैं 1600 में। ज़्यादातर क्या है, निजीकरण वाली है, निजी है, प्राइवेट सेक्टर है। और बाकी मिलें जो है, जब अब बत्ती कितनी है, 20%। 100 में से 80 तो क्या है, निजी है, तो बची क्या, 20। तो जो 20 हैं वो ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर और ऑपरेटिव सेक्टर में आती हैं। मतलब पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी मिले हैं जिस पे सरकार काम करवाती है, और जो सभी लोग मिलकर के, और कुछ ऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, मतलब कि सहकारी या फिर संयुक्त रूप से। इसके अलावा हजारों छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जिसके पास 4 से लेकर के 10 करघे बनाए जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर कौन सी मिले हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो वो है प्राइवेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस सूती वस्त्र के बारे में। क्या पढ़ा हमने डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 1600 बिलें हैं इसकी ज़्यादातर। और ये प्राचीन टाइम के बारे में हमने पढ़ा कि पहले क्या हथकरघे और से बनाए जाते थे सूती वस्त्र। फिर 18वीं शताब्दी में पावर लूम लगाया गया। इसके बाद हमने देखा वर्तमान में 1600 मिले हैं, जो कि ज़्यादातर 80% क्या है, प्राइवेट हैं। बची 20% जो कि पब्लिक सेक्टर की हैं और कुछ ऑपरेटिव सेक्टर की हैं। यही पढ़ा हमने, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सूती वस्त्र उद्योग अब लगाए कहाँ जाते हैं, स्थित कहाँ है, कहाँ इनकी स्थिति सही बनती है, क्योंकि हमने 5 पॉइंट बताए थे कि यदि 5 पॉइंट के आधार पर किसी भी उद्योग की स्थिति को बताया जा सकता है कि वहाँ पे कौन सा उद्योग ज़्यादा फलेगा फूलेगा, वहाँ सही रहेगा। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, आप सोचकर बताइए जल्दी से। क्या कच्चा माल कहाँ उपलब्ध हो सकता है सूती के लिए, सूती वस्त्र के लिए कपास की ज़रूरत पड़ती है, तो कपास सर्वाधिक कहाँ पे होता है डियर फ्रेंड्स, तो बताइए आप। तो कपास होता है हमारे डियर फ्रेंड्स गुजरात वाले इलाके में और महाराष्ट्र वाले इलाके में। ज़्यादा कपास का उत्पादन वहीं पे किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे स्थापित मिलेगा हमें, ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात वाले इलाके में, ठीक है ना। सूती वस्त्र के लिए यह क्या है, आदर्श दशा होती है, आदर्श बेल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे डियर फ्रेंड्स क्या है, कच्चा माल भरपूर मात्रा में मिल जाता है, कपास, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि बाजार उपलब्ध होना चाहिए आसपास, जिससे कि हमें ज़्यादा परिवहन ना लगे। तो डियर फ्रेंड्स ये पहले टाइम पे कौन बनवाता था सूती वस्त्रों को, ज़्यादातर सभी उद्योगों में जो वर्चस्व होता था वो अंग्रेज लोगों का होता था। वो लोग बनवा करके कहाँ ले जाते थे, अपने इंग्लैंड भेजते थे, विभिन्न जगह बेचते थे। तो डियर फ्रेंड्स तो यह कहाँ पे, यहाँ महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये गुजरात वाला इलाका है और ये महाराष्ट्र है, ठीक है ना, और ये तमिलनाडु है ये वाला। तो इस वाले इलाके में डियर फ्रेंड्स ज़्यादातर सूती वस्त्र उद्योग क्योंकि ये समुद्री इलाका है, यहाँ आसपास क्या है डियर फ्रेंड्स, समुद्र है। तो समुद्र के आसपास से उनको वो लोग किससे ले जाते थे, जो बंदरगाह होते हैं, वो बंदरगाह से मतलब कि वहाँ पे जो क्या है यार, जहाज वगैरह जो पानी में चलते हैं उसके तहत ये माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। यातायात में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और यहाँ पे कपास भी भरपूर मात्रा में मिलता था, और साथ में यहाँ की जलवायु क्या थी, नम थी। यहाँ श्रम भी अच्छा मिलता, लोग भी कम पैसों में लोग से काम करवाते थे लोग, क्यों, इसीलिए तो ये लोग यहाँ करवाते थे काम। क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ पे ले जाना है इनको, कहाँ ले जाना है, इंग्लैंड ले जाना है, लेकिन काम कहाँ, उद्योग कहाँ लगा रहे हैं, भारत में, इंडिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे श्रम अच्छा मिल रहा है, यहाँ की वातावरण मतलब आसपास का एरिया, कच्चा माल अच्छा मिल रहा है, यातायात के साधन उपलब्ध है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे उद्योग लगाते थे। यह उद्योग कपास उगाने वाले, कपास चुनने वाले, धुनाई करने वाले और सूती को कताई करने वाले, रंग रजो डिजाइनरों, पैकिंग करने वाले दर्जियों को रोजगार प्रदान करता था डियर फ्रेंड्स। तो बिल्कुल करेगा। तो ये जैसे ही सभी को क्या करता था, रोजगार प्रदान करता था। अन्य उद्योग भी इससे पलते रहते थे, जैसे कि इससे हम देखते हैं सूती वस्त्र से में कुछ और चीज़ भी मिला दो, केमिकल मिला दो तो सिंथेटिक वो बन जाता है ना, थ्रेड बन जाता है। तो बहुत सारे वर्कर्स इनमें लगे रहते थे। आज भी हम बात करें तो कताई का काम मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात, तमिलनाडु में ही देखा जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये कौन सा इलाका है हमारा, पश्चिम। महाराष्ट्र और गुजरात तो हमारे पश्चिम, गुजरात हमारा पश्चिम में है। देखिए ये रहा हमारा गुजरात भारत में, यहाँ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये रहा महाराष्ट्र और ये रहा हमारा तमिलनाडु का इलाका। ये हमारा यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, जैसे कि
तो ये हमारा पश्चिमी इलाका है और क्या है, दक्षिणी इलाका। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स अच्छी दशा होने के कारण अभी भी यहीं पे ज़्यादातर बुनाई का काम कई हिस्सों में फैला हुआ है। कहाँ, हमारे महाराष्ट्र और तमिलनाडु के इलाके में, गुजरात साइड। अब इसकी बात करें, वर्तमान की भी बात कर ली हमने। इसके बाद भारत और जापान, इसको विक्रय कहाँ होता था? तो डियर फ्रेंड्स, भारत जापान को सूती धागे का निर्यात करता था। भारत किसको सूती धागे देता था बना करके? जापान को। सूती उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता था। भारत का डियर फ्रेंड्स प्राचीन टाइम से भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था भारत में सूती वस्त्र का कि यहाँ पे डियर फ्रेंड्स बहुत चिकने रूप से कपास या धागा मिलता था, जिससे विभिन्न देशों में यहाँ से मतलब प्रसिद्ध था हमारा भारत सूती वस्त्रों के लिए। इसलिए यहाँ पे विक्रय होता था, जाना जाता था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि हम यहाँ भारत में बहुत अच्छा सूती वस्त्र होता है, वहाँ का जो धागा है वो बहुत अच्छा होता था। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, अब देखते हैं हम सूती वस्त्र की आखिर समस्या क्या है। अभी तो हमने देखा वर्तमान स्थिति, पूर्व काल में क्या स्थिति थी, कहाँ पे लगाए जाते थे, अवस्थिति देखी। अब देखते हैं समस्या क्या है इसके, या फिर चुनौतियां भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग की चुनौतियां लिखिए। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, यह तो बिजली की अनियमित सप्लाई, और इससे हम इसके निराकरण के उपाय, नियमित सप्लाई कर दीजिए तो वो निराकरण के उपाय हो जाएगा। एक तो बिजली की प्रॉब्लम है, दूसरी बिजली क्या है, ऊर्जा के संसाधन। हमने बताया था ना कि वहाँ ऊर्जा की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली हो या फिर आसपास हम देखते हैं कोयला खदान वगैरह हो, तो वहाँ जिससे ऊर्जा प्राप्त होती रहे, क्योंकि मशीनों में बिजली लगती है कि नहीं लगेगी, जब तो वो चलेंगी। और दूसरा कारण है इसकी समस्या है पुरानी मशीन बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जिससे वो सही टाइम पे सही वर्क नहीं कर पाती हैं। श्रमिकों की कम उत्पादक क्षमता। अब डियर फ्रेंड्स, जो काम मशीनें करती हैं वो श्रमिक या फिर लोग नहीं कर पाते हैं, तो उनकी उत्पादकता क्षमता में कमी आई है। सिंथेटिक रेशों की कड़ी स्पर्धा है। चौथी बात है, एक देखिए हमने कौन कौन से कारण समस्याएं देखी हमने। एक देखा हमने क्या, बिजली की अनियमित सप्लाई, दूसरा पुरानी मशीनों का होना, तीसरा श्रमिकों की कम उत्पादन क्षमता, और चौथा सिंथेटिक की कड़ी स्पर्धा। आपको याद हुए क्या? देखिए, बिजली की अनियमित सप्लाई, सिंथेटिक रेशा की क्या है, प्रतिस्पर्धा, तीसरी बात श्रमिकों की कम उत्पादकता, चौथी मशीनों का सही से न चलना, पुरानी मशीनों का होना। तो 4 हमने देख ली। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आप अपने अनुसार अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करिएगा, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। सो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो हमने कच्चे माल के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग दे दिए थे, कुछ कृषि आधारित उद्योग, कुछ खनिज आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में हमने सूती वस्त्र, कपड़ा उद्योग के बारे में बात की थी। कपड़ा उद्योग में हमने देखा था कपास उद्योग की, सूती वस्त्र उद्योग की। अब हम बात करते हैं जूट उद्योग के बारे में, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, जूट उद्योग के मामले में जो हमारा भारत है, जो हमारी प्यारी इंडिया है, उसका उत्पादक सबसे ज़्यादा जूट का भारत में ही किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करें निर्यातक देश की, मतलब एक अपना जूट को बेचने वाले देश की, तो वो है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर निर्यातक में किसका आता है, वो हमारे भारत का आता है, ठीक है ना। तो उत्पादन में भारत पहले नंबर पे है, लेकिन निर्यातक में दूसरे नंबर पे है। क्लियर। इसके बाद जूट मिलों की बात करें, भारत में कहाँ पे स्थापित हैं, तो ज़्यादातर जूट मिलें डियर फ्रेंड्स, 70 जूट मिलें ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में ही आपको मिलेंगे। वो कहाँ पे, हुगली नदी के किनारे जूट उद्योग की एक पतली बेल्ट स्थित है, जिसमें 90 किलोमीटर लंबी है जो, और 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो ये यहाँ पे क्यों मिलेगी, तो इसकी अवस्थिति के लिए हमने देखा था कोई भी उद्योग कहीं लगता है तो उसकी अवस्थिति के हमने 5 कारण बताए थे कि वहाँ पे या तो कच्चा माल अच्छा मिलेगा, है ना। दूसरा हम देख रहे थे कुछ ज़रूरी नहीं है कि सभी मिले, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें कहीं भी इकट्ठी नहीं मिलती हैं, तो ये तो मतलब नहीं है कि हम उद्योग ही नहीं खोलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें तो मिलना चाहिए ना, जिससे लागत हमारी निकल सके। तो देखिए अवस्थिति के अनुसार हम देखें तो 5 चीज़ें क्या यहाँ मिल पाती हैं।
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। ये हुगली नदी के पास में हम देख रहे हैं, यहाँ पे जूट, सबसे ज़्यादा जूट यहीं तो उत्पादित होता है, पश्चिम बंगाल पास नदी है, अच्छी तरह से जूट का उत्पादन किया जाता है। और बाजार पूंजी तो कोई भी लगा सकता है, सरकारी भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं ना। तो बाजार की व्यवस्था यहाँ पे डियर फ्रेंड्स, परिवहन भी सस्ता पड़ता है। बाजार यदि कहीं ले जाना है, जहाँ बाजार है अपन उद्योगों से, तो डियर फ्रेंड्स इस सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा, ट्रेन के द्वारा आसानी से परिवहन की व्यवस्था अच्छी है ना। और जहाज़ों के मतलब कि नदी है। और ऊर्जा की बात, रही बात ऊर्जा की, तो डियर फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है डियर फ्रेंड्स, उसके किनारे पर स्थित है। हुगली नदी से हम देखते हैं यहाँ पे बिजली उत्पादन, या फिर डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ऊर्जा का अच्छा संसाधन है, क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था है ना। जलीय तापीय विद्युत और जल विद्युत बनाई जाती है। इसके बाद भी हम देख रहे हैं ऊर्जा परिवहन के लिए भी अच्छा साधन मिलता है। श्रम की बात करें तो बिहार, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल के इलाका ऐसा है, ग्रामीण इलाका, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स श्रम की सस्ता श्रम मिलता है, आसानी से लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। इसके तहत पे यहाँ पे जूट उद्योग कहाँ पे ज़्यादा स्थित मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पे जूट उद्योग के गुण देखिए जूट उत्पादक क्षेत्रों में निकटता होती है, हुगली नदी के पास में स्थित है, इसलिए यहाँ पे जूट कच्चा माल लाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आसपास है ये, है ना। और जल से यातायात हो जाता है, रेलगाड़ी, सड़क आदि का परिवहन की अच्छी व्यवस्था है। अच्छा जाल जूट का परिष्करण के लिए प्रचुर मात्रा में जल और क्योंकि जूट का परिष्करण किया जाता है, धोया जाता है, उसे निकाला जाता है, तो उसके जल लगता है। और हुगली नदी है इसलिए जल की व्यवस्था। और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में मिलने वाले सस्ते मजदूर होते हैं, यहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाता है। अब डियर फ्रेंड्स इसकी कुछ चुनौतियों के बारे में देख लेते हैं। हमने इसकी अवस्थिति तो देख ली कि पश्चिम बंगाल का अच्छा एरिया है, इसकी अवस्थिति कहाँ पे स्थित है सुनिश्चित की जाती है, और हमने सब कुछ के बारे में देखा। अब इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, क्या इस उद्योग में कोई चुनौती नहीं है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इसकी समस्याएँ क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिए इसकी समस्याएँ या चुनौती, तो ये सिंथेटिक फाइबर से इसकी कड़ी स्पर्धा है। लोग इसकी जगह किसका यूज करते हैं, सिंथेटिक फाइबर का, है ना। इसका ज़्यादातर चलन बहुत कम लोग यूज करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही इस बांग्लादेश, ब्राज़ील, मिस्र और थाईलैंड में इसकी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। हम देखते हैं ये हमारे यहाँ बस नहीं उगाया जाता, जो जूट उत्पादन है हम देख रहे हैं हमारे बगल वाले पड़ोसी देश बांग्लादेश में, यहाँ पे ज़्यादातर जूट का उत्पादन किया जाता है। फिलीपींस है, मिस्र है आदि हैं। तो इससे इन देशों, जब दूसरे देश में भी होता है डियर फ्रेंड्स यही चीज़ और हमारे देश में भी होती है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा हो जाती है, कंपटीशन हो जाता है। तो लोग ज़्यादा मतलब कि हमें प्रॉब्लम है वहाँ हो रही है, तो डियर फ्रेंड्स वो लोग वहाँ से चीज़ खरीद लेंगे, अब हमारी कौन खरीदेगा, है ना। और जब कहीं नहीं होती है, हो सकता है हमारे देश बस में हो, तो डियर फ्रेंड्स उसमें फिर तो मन के भाव रहते हैं ना, है ना, कि आपको कहीं नहीं मिलने वाली, चाहिए है तो यहीं से लो। तो या फिर जब प्रतिस्पर्धा होती है तो उसमें डियर फ्रेंड गुणवत्ता ज़्यादा आती है। प्रतिस्पर्धा है कि वहाँ का सामान लोग ना खरीदें, हमारे यहाँ का सामान खरीदें, तो डियर फ्रेंड्स हम अच्छी क्वालिटी उसमें कोई नई चीज़ एडिटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ हो। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी। कब, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2005 में जूट के लिए एक जूट पॉलिसी बनाई गई, जिसका उद्देश्य था उत्पादकता और क्वालिटी में निखार लाना, बढ़ावा लाना, और किसानों की जो इसका काम करते हैं उनकी आमदनी को बढ़ाना। ये 2005 में लाई गई थी जूट पॉलिसी, ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण के लिए चिंता बढ़ रही है और पर्यावरण की हितैषी जैव निम्नीकरण पदार्थ पर जोर दे रहे हैं। देखिए विश्व में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसकी बढ़ रही है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना। और पर्यावरण की किस प्रकार उसको सुरक्षित किया जाए, किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को सेफ रखें और जिससे कि वो हमें अच्छे रिजल्ट दे, कोई बुरे इफेक्ट ना पड़े। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए ज़्यादातर जैव निम्नीकरण, मतलब कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे जैव निम्नीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं लोग। तो डियर फ्रेंड्स इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, जैव पदार्थ है ना। इससे हमें ऑक्सीजन और विभिन्न चीज़ें, कोई केमिकल वाले पदार्थ नहीं है।
तो इससे तो और ज़्यादा इसका उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है कि बाद में इसके और ज़्यादा असर दिखाई देंगे। अच्छी बात है, ये कोई हमें प्रदूषित फैलाने वाला चीज़ नहीं है जूट, एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो इसका ज़्यादातर यूज करें तो ज़्यादा सही है और भविष्य में इसका यूज भी किया जाएगा, इसको बढ़ावा मिलेगा। और बाकी जैसे पॉलीथीन वगैरह की फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं आप, तो उसमें तो हमें देखते हैं पर्यावरण में उसके तो भविष्य में हमें कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो प्रदूषित फैलाने वाली चीज़ें हैं, है ना, उसको रोका भी जा सकता है। इसलिए जूट का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। उत्पादक मुख्य बाजार अमेरिका, कनाडा, रूस, अमीरात, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया हैं। यहाँ पे इसके उत्पादक का मुख्य बाजार है, यहाँ पे बिकाऊ हैं। आई होप आपको जूट उद्योग के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जूट उद्योग के बारे में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से क्विक रिवीजन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ देखिए, हमने जूट उद्योग के बारे में पढ़ा कि यह पश्चिम बंगाल में स्थापित, ज़्यादातर इसकी मिलें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि 70% से ज़्यादा मिले, 70 मिलें हैं जो कि पश्चिम बंगाल में आपको ज़्यादातर मिलेंगी, क्योंकि यहाँ का कच्चा माल उपस्थित हो जाता है। बिहार, उड़ीसा और कई एरिया श्रम स्थापित मिल जाता है। ऊर्जा का अच्छा संसाधन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हुगली नदी है ना, बेल्ट पर स्थित है। इसके बाद हमने क्या देखा, सस्ता श्रम मिल जाता है इस इलाके में। परिवहन की अच्छी व्यवस्था है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान बाजार के लिए ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है। और परिष्करण के लिए यहाँ पे जूट का परिष्करण होता है, शुद्ध होता है जूट, उसके लिए जल चाहिए होता है। तो वहाँ पे हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी है इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा जूट उत्पादन में भारत हमारा पहले नंबर पे है। इसके बाद निर्यातक की दृष्टि से देखें तो दूसरे नंबर में है, क्योंकि निर्यात करने वाला देश में पहले नंबर में बांग्लादेश आ जाता है। आई होप आपको जूट उद्योग के बारे में क्लियर हो गया होगा। हमें तो क्लियर है। बोलेंगे आप कि आपको क्या करना क्लियर करके, पर हाँ, बहुत ज़रूरी है, हमें क्लियर होगा तब तो आपको क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कृषि आधारित उद्योगों में हमने 2 उद्योग पढ़े थे। एक देखा था हमने कृषि आधारित उद्योग, दूसरा देखा था खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। तो कृषि आधारित उद्योग में हमने कपड़ा उद्योग के बारे में बात की, जिसमें हमने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात कर ली है और आपसे जूट वस्त्र उद्योग के बारे में बात कर ली है। आई होप आपको वो क्लियर भी हो गए होंगे। इसके बाद देखते हैं हम चीनी वस्त्र उद्योग के बारे में। अब देखिए, चीनी वस्त्र उद्योग ये विश्व में यदि हम बात करें, भारत का चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। दूसरे नंबर पे आने वाला देश है हमारा चीनी उत्पादन में भारत। भारत में गुड़ और खंडखारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ पे हम देखें तो भारत में 460 से अधिक चीनी की मिलें स्थापित हैं। कितनी डियर फ्रेंड? 460, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बिहार में है और अन्य राज्यों में भी है, और अधिक राज्यों में जहाँ हमने देख लिया अब तो ये पूर्वी साइड भी है और दक्षिण साइड भी है, क्योंकि तमिलनाडु तो हमारे दक्षिण में स्थित है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार वगैरह ये पूर्वी इलाका है ना। उत्तर प्रदेश ये उत्तरी इलाका है। तो ये कुल मिला के सभी जगह बहुत सारी फैली हुई हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये इसका क्या ये सभी जगह उत्पादित हो सकती हैं? सभी जगह नहीं फैली हैं, उत्तर मतलब कहीं कहीं जहाँ की जलवायु के अनुसार है। ये डियर फ्रेंड्स मौसमी होती हैं। मौसमी होने के कारण यह उद्योग ऑपरेटिव के लिए अधिक उपयुक्त है। हाल ही के वर्षों में चीनी उद्योग दक्षिण की ओर ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो रहा है। ज़्यादातर हमने देखा कि ये अभी तो हमने उत्तर और पूर्वी इलाके में देखा था, ये ज़्यादा अब वर्तमान में दक्षिण की ओर क्यों जा रहा है? हम देख रहे हैं इसके विशेष रूप से महाराष्ट्र में ज़्यादातर चीनी उद्योग लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, यहाँ की जलवायु कुछ ऐसी है, यहाँ की अवस्थिति, यहाँ हमने बताया था अवस्थिति कि कच्चा माल स्थापित हो, वहाँ पे परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो। तो डियर फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में ऐसा क्या है, क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इसका कारण है कि गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है और वहाँ की जलवायु क्या है, ठंडी है। और ठंडी रहेगी डियर फ्रेंड्स जलवायु, तो ही वहाँ पे जम नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, शर्करा वहाँ पे अधिक स्थापित रहेगी, तब तो वो मीठी होगी ना। तो यहाँ पे ठंडी जलवायु गन्ने की पराई के लिए अधिक समय मिल जाता है, इसके लिए, है ना, सूख नहीं पाती है, इसीलिए ये